नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। एक समय में जब प्रदेश में एक मजबूत भू कानून को लागू करने के लिए युवा आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे समय में उत्तराखंड सरकार ने बहुत समय पहले एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी, जिसके ऊपर यह जिम्मा था कि वो उत्तराखंड के लिए एक रेवेन्यू कोड लेके आए। और उस कोड की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, उसने ऑलरेडी अपनी रिपोर्ट सबमिट भी कर दी है 2022 में। उसके एक बहुत ही लीगल ल्यूमिनरी, जिनको मैं कहूँगा कि राजस्व के मामले में उनको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, उनकी नॉलेज को देवभूमि डायलॉग के साथ जुड़ रहे हैं एडवोकेट अरुण सक्सेना। बहुत धन्यवाद सक्सेना साहब समय देने के लिए। तो अब हम ये माने कि उत्तराखंड का जो रेवेन्यू है उसको डील करने के लिए आप लोगों ने एक ड्राफ्ट बना दिया जो उत्तराखंड रेवेन्यू कोड के नाम से जाना जाएगा। बिल्कुल, उत्तराखंड सरकार ने 2022 में इस संबंध में बहुत एक बड़ा स्टेप उठाया और बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया कि उत्तर प्रदेश जमींदारी अधिनियम जो 1950 है और उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901, इन दोनों एक्ट को, जो कि 100 साल पुराने और 70 साल पुराने ये एक्ट हो चुके थे, 120 साल पुराने, उन एक्ट्स को ख़त्म करके, क्योंकि व्यवहारिकता नहीं थी। हमारे जब प्रदेश की डिमांड हुई थी उस समय भी ये बात आई थी कि हमारे प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार हमारा अपना कानून होना चाहिए। यही हमारे स्टेट की, जब यहाँ पे जो है, जब हम आंदोलन शुरू हुआ था तो उसमें यही बातें थीं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने 2022 में समिति गठित करी और ये हमें जिम्मेदारी सौंपी कि हम जो है एक ड्राफ्ट बनाएं, पुराने कानूनों को हटा करके नए कानून को लाएं, जिससे कि हमारी भूमि, मेन उद्देश्य इसका जो था, वो मेन उद्देश्य जो है वो यही है, किस प्रकार से कृषि भूमि हमारी संरक्षित रह सके, नंबर एक, और नंबर दूसरे, किस प्रकार से हमारे कृषक जो हैं उनको वो भूमिहीन ना हो जाएँ। कहीं ऐसा ना हो कि भूमिहीन हो जाएं। तो हिमाचल के आधार पे और प्रदेशों के आधार पे हम लोगों ने इसमें जो है तमिलनाडु का भी स्टडी किया, मध्य प्रदेश का स्टडी किया, हिमाचल का स्टडी किया और यूपी का जो नया रेवेन्यू कोड बना वो भी देखा और प्रदेशों के भी हम लोगों ने देखे। और उसको देख करके और यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार हम लोगों ने जो है इसमें रेवेन्यू कोड तैयार किया, जो कि हमने शासन को सौंपा था। और इसमें जो एक समिति हमारे बने थी, हमारे सीनियर मोस्ट जो ऑफिसर रहे हैं मिस्टर सुभाष कुमार जी, उनकी जो अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उन्होंने कुछ सजेशंस दिए। उन सजेशंस को भी जो हमें ये कहा गया कि इसको भी गौर करके और आप अपने इसमें समाहित करें, जो भी समाहित हो सकते हैं, अच्छे से अच्छा इससे कानून बने। इसी कारण से 2022 के बाद थोड़ी देरी हुई, लेकिन अब वो लगभग तैयार है और बहुत शीघ्र ही जो है भू कानून जो है हमारा अब वो सभी समाज के समक्ष आएगा। और उस भू कानून से हमारी जो कृषि भूमि, जो कि अब तक के संशोधन 2003 से जो हम संशोधन करते रहे हैं, मेन रूप से धारा 154 में संशोधन किया हमने। धारा 154 में सब क्लॉज 3, 4 और 5 जोड़ा, उसके द्वारा जो हमारा संरक्षण नहीं हो पाया, उन सब कमियों को दूर करते हुए हमने प्रारूप तैयार किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी कमेटी ने जो मेहनत करी और जो उच्च अधिकारियों के, जो हमारे माननीय राजस्व परिषद के पूर्व चेयरमैन जो रहे इस दौरान 2 सालों में, उन लोगों ने हमें जो गाइडेंस दी, उसके अनुसार जो लॉ तैयार होकर के आएगा जब जनता के सामने, तो जनता के बिल्कुल जो हितों के लिए। आप कह रहे हैं जो आज का उत्तराखंड मांग कर रहा है कि हमें एक मजबूत भू कानून चाहिए, आपने उसी के समकक्ष ये एक मजबूत ड्राफ्ट तैयार करके सरकार को सौंप दिया है। बिल्कुल, मेरा यही कहना है कि हमारे सामने 2 ही बातें थीं। एक तो हमारे भूमिहीन जो ना हो जाएं कृषक, दूसरी हमारी कृषि भूमि संरक्षित रहे। इन 2 मेन मुद्दों को देख करके फोकस करते हुए कानून बनाया गया है, जिसको जब सामने आएगा तो बहुत ही लोग जो है अप्रिशिएट करेंगे, मुझे पूरा ऐसे उम्मीद है, और इससे लाभान्वित होंगे। और जहाँ एक तरफ हमारे प्रदेश का विकास भी होगा, ऐसा नहीं कि हमने जो कानून बनाया उससे इंडस्ट्रीज़ को या किसी और को, या जो हमारा जैसे अभी हुआ, जो हमने इतना ज़्यादा हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट समिट वगैरह किया है, तो उसको भी सपोर्ट मिलेगा, लेकिन हमारी कृषि भूमि भी संरक्षित रहेगी, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। आज जो यूथ डिमांड कर रहा है उसका ये कहना है कि सब जो एग्रीकल्चर लैंड थी वो धीरे धीरे बिक गई, अनप्लान्ड कॉलोनीज बस गई हैं। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय, अभी तक आपको लगता है, पहला तो ये है कि गवर्नमेंट ने अनदेखा किया अभी तक, कि गवर्नमेंट ने उन्हें ये ध्यान देना चाहिए था कि उनकी एग्रीकल्चर लैंड लगातार स्विंग कर रही है, आने वाले समय में फूड सिक्योरिटी का चैलेंज हो सकता है, और दूसरी तरफ एक अनप्लान्ड डेवलपमेंट को हम बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, मेरा इस बारे में बहुत स्पष्ट मत है। 2 बातें हैं। एक तो ये है कि 2003 का जो कानून बना था,
2003 के कानून को ही मैं ये समझता हूँ, जो 250 मीटर का और जो पहले 500 मीटर की और बाद में जो है अमेंडमेंट के द्वारा 250 मीटर की व्यवस्था की गई कि बाहरी व्यक्ति जो उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं है, मूल निवासी से मतलब मूल निवासी से भी नहीं है, जिसके पास उत्तराखंड में 2003 में ज़मीन नहीं थी, वो व्यक्ति जो है उत्तराखंड में ज़मीन नहीं खरीद सकता और मात्र 250 मीटर खरीद सकता है, जो बात रखी गई, इसने ही हमारी एग्रीकल्चर लैंड को लॉस पहुँचाया है। ये 250 मीटर का विक्रय किया जाने का जो प्रावधान है, इससे ही हमारी कृषि भूमि समाप्त हुई है। हुआ क्या, अनप्लान्ड क्या हुआ कि जो कृषक है उसको अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए, बिटिया की शादी के लिए कहीं ज़रूरत होती है, वो प्लॉट बेच देता है। तो 250 मीटर का करके प्लॉट बिकते गए और वो हमारी कृषि भूमि कम होती जा रही है। ये है 250 मीटर जो खरीदता है, उसमें हमारे लॉ में ये लिखा गया 2003 में कि 250 मीटर ज़मीन जो है वो आप रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए खरीद सकते हैं। लेकिन 250 मीटर भूमि जब रेजिडेंशियल पर्पस के लिए आपने एग्रीकल्चर लैंड को अलाउ कर दिया, और जब वही व्यक्ति जब एमडीडीए जाता है तो एमडीडीए में उससे कहा जाता है ये तो एग्रीकल्चर लैंड है, बिल्कुल, इसमें जो है नक्शा नहीं पास होगा। तो ये कानून दोहरे मापदंड के साथ कानून जो भी बनेगा, उस कानून से जनता का नुकसान होगा। कानून हमेशा जनता के हितों के लिए बनना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे हमारी चिंता क्या है कि आपने भी कहा उसमें आपका ऑब्जेक्टिव था कि जो लैंड ओनर्स हैं वो लैंडलेस ना बने, तो क्या आपने, जैसे मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसको बड़ी लैंड लेनी है, तो क्या आपने लीज जैसे या पार्टनरशिप जैसे प्रावधानों का उसमें है कुछ? उत्तराखंड सरकार ने पहले ही हमारे लीज के प्रावधान को, जो कि जेडे एक्ट में ओरिजिनली जो जेडे एक्ट 1950 का है, जो मैंने आपको बताया जेडे एक्ट, उसमें लीज को प्रतिबंधित किया गया था। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने पहले ही पूर्व वर्षों में लीज के लिए कुछ प्रावधान, कुछ चीज़ों के लिए, इंडस्ट्री के लिए या होटल वगैरह के लिए या किसी स्कूलिंग के लिए, स्कूल या यूनिवर्सिटी खोलने के लिए उन्होंने अलाउ किया है। इसी प्रकार से लीज को हिल एरियाज़ में अलाउ किया गया है। मेरा सोचना ये है कि यदि इसको हम पूरे प्रदेश में लागू कर दें लीज वाली व्यवस्था को, तो हमारे कृषकों की ज़मीन बच जाएगी। कृषकों की ज़मीन इसलिए बच जाएगी, एक तरफ तो वो बेचेंगे नहीं, उनको रेगुलर इनकम होने लगेगी। जब लीज़ रेंट होगा, हर साल लीज़ रेंट बढ़ेगा, जब बढ़ेगा तो एक तरफ तो उनकी इनकम आएगी, दूसरी तरफ उन्हें ज़मीन बेचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये लीज़ का तो प्रावधान जो है, ये पूरे उत्तराखंड में, ना सिर्फ हिल एरियाज़ में बल्कि प्लेन एरियाज़ में भी, प्लेन्स की ज़मीनें, चाहे देहरादून हो, हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो, चाहे वो हल्द्वानी हो, सब जगह ही लीज़ का प्रावधान होना चाहिए मेरे विचार से। इसलिए होना चाहिए जिससे कि ड्राफ्टिंग कमेटी एग्री कर रही थी, आपके मेंबर सारे इसमें कंसेंसस था? हमारे कंसेंसस है इस बारे में कि भाई लीज होनी चाहिए, जिससे कि हम लोग भूमिहीन ना हो जाएं, भूमि हमारे पास, कृषकों के पास बनी रहे और हमें रेंटल इनकम भी होती रहे। जो इंडस्ट्री आए उनके लिए भी सुविधाजनक है, वो इसलिए लैंड में कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कम इन्वेस्टमेंट करना, उनकी कैपिटल बचेगी, उनकी कैपिटल बचेगी और वो आकर के जो यहाँ पैसा लगाना चाहते हैं इमीडिएट वो लगा पाएंगे इंडस्ट्री में। अभी क्या है, वो करोड़ों रुपए लगाते हैं अपने उसमें परचेज़ में, और उसके बाद भी हम लोग जो है यहाँ विरोध देखते हैं। कुछ विरोध तो होता है, पॉजिटिव भी है, कुछ विरोध जो है नेगेटिव भी होता है, अदर पार्टीज़ के द्वारा, जो भी सत्ता में नहीं होता है उसके द्वारा। तो दोनों प्रकार के विरोधों से बचने के लिए और ज़मीन को संरक्षित रखने के लिए, कृषक जो हैं भूमिहीन ना हो, इन सब बातों के लिए पूरे प्रदेश में लीज़ का प्रावधान होना चाहिए। इस बात का मैं बिल्कुल, हम लोग पक्षधर हैं और हम पूरी कमेटी। सक्सेना साहब, अभी जो आपने एजिटेशन देखा, जो हमारे उत्तराखंड के लोग सड़कों पे आए, आपको लगता है ये बहुत बड़ा जेन्युइन कंसर्न है और इसको एड्रेस करना चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि कुछ बातें पॉलिटिकल होती हैं और पॉलिटिकल बातों का लीगल जो, अब चूँकि आप मेरे से लीगल ओपिनियन पूछ रहे हैं और लीगल बातें पूछ रहे हैं, तो पॉलिटिकल बातों का जवाब ये पॉलिटिकल होता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समाज में जो आंदोलन होते हैं वो पॉलिटिकल लेवल पे होते हैं, वो कौन करता है, कैसे करता है, जो विपक्ष में होता है वो करता है। तो इस बारे में मेरे ख्याल से जवाब देना उचित नहीं होगा। लेकिन उन युवाओं के कंसर्न तो जायज़ है कि साहब हमें हमारी ज़मीन बचनी चाहिए। कंसर्न जायज़ हैं और उन जायज़ करने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा राज्य सरकार से कि इस भू कानून को और जो रेवेन्यू कोड जो तैयार हुआ है, इसको शीघ्र अतिशीघ्र जितनी जल्दी हो सके लागू कर देना चाहिए, जिससे कि संदेह जो लोगों को है, वो संदेह के कारण आंदोलन हो रहा होगा, तो संदेह के कारण जो आंदोलन है वो खुद ही थम जाएगा। जब आपने उनके सारे कंसर्न इस रेवेन्यू कोड में एड्रेस किए हैं? हाँ, हम पूरी कमेटी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि जन भावनाओं, सुभाष कुमार समिति की जो रिकमेंडेशन थी उसको भी आपने इंक्लूड किया?
बिल्कुल, हमने जो है सुभाष कुमार साहब की जो रिकमेंडेशंस हमारे पास आई थी और इसी कारण से कुछ डिले भी हुआ है उन रिकमेंडेशंस को जज करने और उसको इम्प्लीट और उसको जोड़ने के लिए। तो उस बारे में हम लोगों ने जहाँ यथासंभव हमने जो उचित समझा है, तो हमने उन सब बातों को भी उसमें ऐड करने का प्रयास किया और कुछ बातें ऐसी थीं जो कि पहले से ही उसमें शामिल थीं। ओके। शामिल चली आ एक और प्रारूप समिति का गठन किया गया है जिसकी अध्यक्षता राधा रतूरी कर रही है, उनको भी एक लार्जर मैंडेट दिया गया है। आपकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उससे अलग ये प्रारूप समिति कैसे है, और आपकी जो ऑलरेडी एक ड्राफ्ट आपका तैयार हो चुका है, आप जैसे लीगल ल्यूमिनरीज जिसमें शामिल थे, उससे अलग कैसे है? कुछ आपको लगता है इसमें? देखिए, जहाँ तक मैडम का सवाल है, राधा रतूड़ी मैडम का, वो हमारी जो है चेयरमैन भी रही हैं और उनकी अध्यक्षता में हमने कई बैठकें करी हैं और उन्होंने कई हमें सजेशंस अच्छे दिए भी, जो हमारे प्रारूप थे उनको हमने उसमें शामिल भी किया है। और जहाँ तक सवाल है हमारी कमेटी का, जो क्षेत्राधिकार जो गवर्नमेंट ने हमें दिया था, उस कार्य को हम कर रहे हैं। और जो मैडम की अभी नई कमेटी बनी है, उसका उनका क्या क्षेत्राधिकार है, उनको क्या कार्य दिया गया है, इसके बारे में मुझे बहुत चूँकि जानकारी नहीं है। लेकिन बनी है कमेटी, ये जानकारी तो है, लेकिन उनका क्या उनका क्षेत्र है उसके बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, इसलिए मैं बहुत उस बारे में डिस्कस नहीं कर सकता तो हूँ। सक्सेना साहब, आप जितने भी लोग उस ड्राफ्टिंग कमेटी में थे, एक बात में कंसेंसस था कि एक मजबूत भू कानून बनना इस राज्य को चाहिए ताकि कृषि भूमि बचाई जाए और लोगों को लैंडलेस होने से बचाया जाए। बचाया जाए, बिल्कुल। हमारे दोनों उद्देश्य ये थे, हमने इस उद्देश्यों की पूर्ति भी करी है और इसके साथ साथ हमने एक बहुत बड़ा जो ध्यान रखा है वो ये किया है कि जिस तरीके से हमारा अनऑर्गेनाइज जो अर्बनाइजेशन हो रहा है वो ना हो और अच्छी अच्छी कॉलोनी टाउनशिप्स हमारे प्रदेश में बसें, जैसा कि अब प्रदेश सरकार कर भी रही है। तो टाउनशिप्स बसनी चाहिए, अच्छे डेवलपमेंट होने चाहिए और ऐसे बस्ती टाइप की लोकेलिटीज़ नहीं बढ़नी चाहिए। उससे हमारा समाज जो है वो आगे परेशानियों से घिरता है, जाम लगते हैं और परेशानियां होती हैं। ऐसी ऐसी कॉलोनी है 200-200 मीटर लंबी, जिनकी 15 फुट की सड़क है, आप उसमें यू टर्न ले ही नहीं सकते, आपको जो है आकर के बैक गियर लगा करके गाड़ी वापस लानी पड़ती है। तो इस प्रकार के अगर डेवलपमेंट्स होंगे और तो हमारी लैंड खराबी हो रही है। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, जब आप ये स्टडी कर रहे थे, आपके पास रियल टाइम आंकड़े थे या आप लोगों को परेशान होना पड़ा कि हमारे पास स्टैटिस्टिक्स नहीं है, कहाँ से लाएं स्टैटिस्टिक्स? जैसे एग्रीकल्चर लैंड कितनी श्रिंक की है इतने सालों में, क्या इसका एग्जैक्ट आंकड़ा था हमारे पास या आप लोगों ने अपना माथापच्ची की उस पर ज़्यादा? हमने माथापच्ची करी है। पहली बात तो जो 35 साल से मेरी जो वकालत है 35 साल की हो गई है। हमारे एक और वकील साहब हैं, उनकी वकालत 40 साल से ऊपर हो गई है और जो वकील हैं सभी की वकालत लगभग 20 से 25 साल के बीच में है। तो हम लोगों को, चूँकि हम लोग काश्तकारों से जुड़े रहते हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में काम करने की वजह से पूरे प्रदेश के लोग चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी सब जगह के मेरे पास आते हैं। हल्द्वानी, नैनीताल, वहाँ के भी लोग आते हैं। तो वहाँ की प्रॉब्लम्स, हर काश्तकार की, हर ज़िले की प्रॉब्लम्स, हर जगह के लोगों को हम जानते हैं और हमने यहाँ से प्रयास भी किया कि हर क्षेत्र के डीजीसी जो थे, हर क्षेत्र के जो कम से कम 2 या 3 वकीलों से, हर तहसील और हर बार एसोसिएशन के वकीलों से हमने संपर्क किया, क्योंकि हम वकील एक ऐसा व्यक्ति है जो कि समाज में कृषकों से बिल्कुल डायरेक्ट जुड़ा रहता है और उनकी प्रॉब्लम्स को जानता है। तो हमने ना सिर्फ ये हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं था, फिर भी हमने पूरे प्रदेश के वकीलों से संपर्क करके और हमने उनसे प्रॉब्लम्स, अलग अलग ज़िलों की प्रॉब्लम्स को हमने लिया और उन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो है इस कानून की हमने व्याख्या और कानून की रचना करी है, जो कि मैं, जाहिर है आपने ड्राफ्ट सौंपा है तो क्लॉज बाय क्लॉज जाने का कोई मतलब नहीं बनता जब तक सरकार उसको पब्लिक ना करे। बहरहाल बहुत धन्यवाद एडवोकेट सक्सेना, आपने बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो जो नया उत्तराखंड का रेवेन्यू कोड बन रहा है, यानी जो कानून आएगा सामने, उसके 2 बड़े ऑब्जेक्टिव हैं। एक है जो हमारी कृषि भूमि है जो लगातार ख़त्म हो रही है, उसका संरक्षण करना, उसे बचाना ताकि हमारी फूड सिक्योरिटी भी ज़िंदा रहे। और दूसरा जो है, जो हमारे कृषकों की ज़मीन लगातार बिक रही है और वो लैंडलेस होते जा रहे हैं, उनकी ज़मीनें ना बिक पाए, उनके पास अपनी ज़मीन रहे। और तीसरा जो सबसे बड़ा प्रावधान जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने किया कि इसमें लीज़ का प्रावधान किया गया ताकि ओनरशिप जो है वो लैंड ओनर्स की बनी रहे। बहरहाल देवभूमि डायलॉग लगातार कोशिश कर रहा है, ये जो एक स्टिंग लैंड एक्ट बनाने की बात हो रही है उस पर लगातार जो चर्चा चल रही है उसमें कुछ क्लैरिटी आए, कुछ स्थिति स्पष्ट हो ताकि जनता तक सही बातें पहुंचे, उसका प्रयास हम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।